अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। I strongly believe that you can still be a good person with a kind heart and say no. मगर हमें हमारे अपनों की नाराज़गी का डर होता है कि अगर हम नो बोलेंगे तो कहीं उनको ये बात अच्छी नहीं लगे। बट गेस व्हाट, द पीपल हु ट्रूली लव यू, द पीपल हु आर ट्रूली सिंसियर विद यू विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी अवेलेबल 24/7। उनको पता होगा कि अगर आप नो कह रहे हैं तो कोई जेन्युइन रीज़न है, कोई वैलिड रीज़न है और उस रीज़न में आपकी बेहतरी है, और जो आपके अपने होंगे ना उनको आपकी बेहतरी का ज़रूर ख्याल होगा। सो ख़वातीन और हजरात, आज की एपिसोड में हम अपनी गेस्ट से जानेंगे कि नो कहने की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। सो विद दैट लेट्स वेलकम डॉक्टर आमना दीदार। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं करता, और आई थिंक हम सबको ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है, तो उस पर आप बात करने के लिए राज़ी हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं हूँ, पापा है, अम्मी है और मेरी 2 बहनें हैं। हाँ, तो आप सबसे छोटी हैं या बड़ी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी है। नाइस भाई। अच्छा, तो आप आपकी जो नेचर है आपके बाबा जैसी है या आपकी अम्मी जैसी है? मेरी नेचर मेरी अम्मी जैसी है। और आपकी अम्मी की नेचर कैसी है? अम्मी को मैंने हमेशा से बहुत ज़्यादा काइंड, सुपर काइंड और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहना, मतलब ऐसा कि अगर आप मेरी अम्मी के साथ बैठोगे ना तो मुझसे ज़्यादा अम्मी की कंपनी आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस सेंस में मैं अपनी अम्मी जैसे हूँ। अच्छा, तो आपने जैसे अभी बात बोली कि हमेशा अवेलेबल रहना और लाइक बेसिकली इन अदर वर्ड्स के कभी किसी को नो नहीं कहना, हमेशा यस कहना, आपकी नेचर भी ऐसी है? बिल्कुल ऐसी है। तो आपके ख्याल में ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? एक टाइम तक अच्छी है अगर आप उस लिमिट तक जा रहे हो, पर जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर ये बुरी बात हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। लेकिन आई एम ग्लैड, इससे पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स वाकई में हमारे रोल मॉडल्स हैं, और अगर उनके कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें सिर्फ सिखाने से काफ़ी नहीं होती हैं, आपको वैसा बनना पड़ता है। तो इनकी अम्मी की नेचर वैसी है, इन्होंने देखा अपनी अम्मी को सबके लिए हेल्पफुल बनते हुए, केयरिंग बनते हुए, तो आज वो भी ऐसी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आई एग्री, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप करेंटली क्या कर रही हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी मैं जो है वो ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। मैं यहाँ पे हैदराबाद से लियाकत यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS की डिग्री की है और अभी करंटली मैं हाउस जॉब कर रही हूँ। सही, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल, तो आप कोई ऐसी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आपकी जो इतना सफ़र रहा है ज़िंदगी का, उसमें कैसी कोई ऐसी एग्जांपल्स जिसमें आप रही हैं अवेलेबल? एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही रही हूँ। लेकिन जैसे कि मेरी एक दोस्त है, एक दो दोस्त हैं, वो जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म्स वगैरह फिल करने होते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि आप पहले फॉर्म लो, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स लो, फिर बैंक में चालान वगैरह, तो बहुत बड़ा प्रोसेस ख्वारी, इन शॉर्ट ख्वारी होती है बहुत ज़्यादा। तो जो है मेरे पास अपना भी फॉर्म होता था और मेरे 3-4 और दोस्तों का भी फॉर्म होता था, तो यानी कि जहाँ पे मुझे एक बंदे को टाइम चाहिए तो वो मुझे 3-4 लोगों का एक साथ टाइम देना होता था। तो इस सेंस में जो है मैंने कभी उनको ना नहीं कहा, बिकॉज उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होता था आना। हालांकि मैं खुद दूसरे शहर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी आती थी ट्रैवल करके, बट वो नहीं आती थी, तो वो मुझे क्या देती थी, तो मैं जो है फिर उन्हें ना नहीं कह पाती थी और मैं उनके काम कर लेती थी। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस, और मतलब दैट्स रियली सुपर स्वीट। अच्छा, जैसे आप डॉक्टर रही हैं, तो मैंने अपने भाइयों को देखा है कि वो ढेर सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो भी इसी बैकग्राउंड से हैं। तो जब हमारे एग्जाम्स होते हैं या मॉड्यूल या टेस्ट कुछ हो गया, तो रात को अक्सर फ्रेंड्स को, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा है कि फ्रेंड्स कहते हैं यार ये पढ़ा लो, यार ये पढ़ा लो, लेकिन अपना खुद का भी पढ़ना पड़ता है। एंड तो आप कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने कोई टाइम सेट किया हो कि आपको खुद का भी पढ़ना है, लेकिन उसी टाइम फ्रेंड का मैसेज आ जाता है कि यार आमना मुझे ये समझा दो, तो फिर और आप कभी भी किसी को नो नहीं कहती, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया, अगर कुछ ऐसा हुआ है या इस टाइप का कुछ?
हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, पूरी 5 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। स्टार्ट में तो हम जो कि ग्रुप स्टडी करते थे, फिर ऐसा ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि ग्रुप स्टडी से मैं इतनी कंफर्टेबल ही नहीं हूँ और मैं इतना अच्छा गेन नहीं कर पाती जितना मैं अकेले पढ़ने से हो जाता है। लेकिन फिर जो है अभी कुछ दोस्तें हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जब टेस्ट होते थे यूनिवर्सिटी में, तो हमें मॉडल स्टडी करनी होती थी, डमीज़ पे हमें जो है वो अपनी प्रैक्टिकल्स करने होते थे। तो मेरा चूँकि किया हुआ होता था, लेकिन कुछ ऐसी कमियां होती थी जो मुझे फिर से उनको रिकॉल करना होता था। लेकिन फिर जब मैं जाती थी तो मेरी दोस्तें कहती थी कि हमें ये करवा दो, तो मैं अपना साइड में रखकर उनको जो है वो पहले करवाती थी, और इस करवाने के सिलसिले में ना वो टाइम चला जाता था मेरा। तो फिर जो है मेरा लॉस हो जाता था कि मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं करती थी और मैं उनको करवा देती थी। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स पे भी कहीं ना कहीं तो फिर वाकई कि आपको उनको हाँ कहना है, तो फिर वो आपसे फिर ऐसा था कि बाद में भी बात करते थे या फिर बाद में कहते थे कि नहीं कौन आमना या क्या, या बाद में फिर भी अच्छे रहते थे और इस चीज़ की कदर करते थे वो? कुछ लोग हैं जो कदर करते हैं और अभी भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो बस काम हो गया तो ख़त्म और उसके बाद बातचीत भी नहीं करते। तो मतलब इससे आई थिंक ये चीज़ एक पता चल रही है कि जो कदर करने वाले लोग होते हैं वो आपकी वैसे ही कदर करते हैं। लाइक मैं समझती हूँ अगर उस टाइम आप लोग कहती, लेकिन जो लोग अभी आपके साथ हैं और जो लोग जेन्युइनली समझते हैं कि भाई इसका भी अपना है और इसका अपना लॉस नहीं हो, वो क्योंकि जो आपसे सिंसियर है वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार इसका लॉस हो लेकिन मेरा फायदा हो, तो वो आपके साथ इन एनी वे होंगे। और जिनको नहीं होना होगा ना, आप जितना भी उनके लिए अवेलेबल हो वो आपके साथ नहीं होंगे। जैसे ये बता रही है कि मेजॉरिटी नहीं है इनके साथ और कुछ लोग इनके साथ हैं। अच्छा, ये तो आपकी पढ़ाई के हवाले से हो गई, और भी काफी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं कि हमने अक्सर आती हैं जो कि किसी के साथ प्लान बनाया हो कि चलो 2 दिन बाद 7 बजे मिलना है, अब उसी दिन 7 बजे से पहले कुछ 6 बजे 5 बजे और कोई कमिटमेंट आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन कोई आई हो या इस टाइप की कोई सिचुएशन आई हो कि एक टाइम पे 2 प्लान या कुछ भी, तो कभी आई है और आपने आई है तो क्या किया? ऐसा तो नहीं हुआ कि एक टाइम पे 2 प्लान्स, क्योंकि मैं थोड़ी सी सोशली इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं सोशल इतना होती नहीं हूँ, बाहर इतना जाती नहीं हूँ। और मेरा होता है कि मैं अगर मुझे बाहर जाना है तो यू हैव टू टेल मी 1 और 2 डेज बिफोर। मुझे खुद को मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। सडन प्लान्स के लिए मैं कभी राज़ी नहीं होती, मतलब अगर मैं हो भी जाऊँ राज़ी तो मेंटली मैं उस जगह पे एक्टिव नहीं होती और मैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा जो है वो एब्सेंट माइंडेड होती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जो है जिनसे काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई, तो ऑल ऑफ सडन व्हेन दे हैड द मूड कि अब आप मिल लें, या जब वो फारग होते हैं तो वो मुझे कॉल करते हैं कि अमना आज मिलते हैं या आज लंच साथ करते हैं, तो तुम फला जगह पर इस टाइम पे आ जाओ। तो मैं उनको पहले मैं रिफ्यूज़ करती भी हूँ, मैंने ना भी करती हूँ कि मुझे नहीं मिलना, क्योंकि वो जो लोग समझते हैं वही आपकी बात के, जो समझते हैं कि मैं ऐसी हूँ वो मुझे फोर्स नहीं करते, पर जो नहीं समझते फिर मैं उन्हें ना भी करती हूँ, फिर भी वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर उन्हें ना कर दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, वो हर्ट होंगे, आपसे बात करना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली या फिर जब मुझे कभी उन्हें उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो शायद वो इस बात को दिमाग में रखकर मेरी हेल्प ना करें, तो फिर मैं उनको ज़बरदस्ती जो है अपने उस पर मैं उनको हाँ कर देती हूँ। ठीक है, तो आप जब उनको फिर हाँ करती हैं और आप फाइनली लाइक जाती हैं, तो फिर वहाँ पे कैसा रहता है आपका मीटअप? वहाँ पे बिल्कुल ही वैसा ही होता है जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होती हूँ और मैं बस जो है सोशली ऑकवर्ड हो जाती हूँ, मैं एक ही जगह बैठी रहती हूँ, ना ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वो चीज़ दिल से नहीं कही होती, आपको एक डर होता है कि आप ना बोलेंगी तो आप पे एक लेबल लग जाएगा कि यार शी इज अ बैड फ्रेंड। यस, और मेंटली मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होती, तो मेरे अंदर बेसिकली वो एनर्जी नहीं होती ना कि मैं वो एनर्जी रेडिएट करूँ। जब आप खुद के अंदर वो एनर्जी फील ही नहीं कर रहे तो आप बाहर क्या रेडिएट करोगे? तो उस चीज़ में फिर ये होता है कि मेरा भी टाइम ज़ाया होता है, उनका भी टाइम ज़ाया होता है, और एक अच्छी गैदरिंग के बजाय एक जो है वो ऐसी गैदरिंग हो जाती है जहाँ पे बस हम चुपचाप ही होते हैं, बस खाया पिया और घर आ गए। तो वाकई इसमें काफ़ी फ्रेंड्स को भी समझना चाहिए कि अगर किसी के नेचर कि जैसे इनकी नेचर है कि ये इंट्रोवर्ट है, तो अगर वो फ्रेंड्स समझ जाती तो अगर 2-3 दिन बाद ये अच्छा प्लान करते तो मैं भी बहुत इंजॉय करते और बहुत मेमोरीज बनती जिसको हम चेरिश करते, बट फिर उस प्लान में इतनी इंजॉयमेंट नहीं होती। अच्छा, जब आप ये अभी 2-3 एग्जांपल्स हमने जिक्र किए और जब ऐसा कुछ होता है कि आप किसी को यस कहती हैं, अवेलेबल रहती हैं, फिर आप जब घर आती हैं या जब आप अकेले में सोचती हैं और कि यार आपने से बताया कि आप इमोशनली ड्रेन्ड हो जाती हैं, तो उस टाइम क्या आप सोचती हैं, कैसा फील करती हैं?
उस टाइम जब मैं घर आती हूँ तो पहले तो मुझे वो सारी चीज़ें होती हैं कि मैंने यस क्यों कहा, मैंने ना क्यों नहीं कहा, या मैंने क्यों जो है खुद को प्रेशराइज़ किया वहाँ जाने के लिए। फिर उसको रेंट आउट करने के लिए मैं जो है डायरी लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं डायरी लिखती हूँ। उसमें सारा चीज़ें जो मैं खुद को लेसन देना चाह रही होती हूँ वो मैं सब लिख कर इस चीज़ से कि अगर मैं अप्लाई नहीं कर रही तो मैं एटलीस्ट सोच तो रही हूँ इस बारे में, तो वो मैं लिखती हूँ। या फिर मैं राइटिंग्स लिख लेती हूँ, फिर उसको पोस्ट कर देती हूँ, ये करती हूँ। मेरा ये मानना होता है कि हमारे पास जो है जैसे हमारी मोबाइल फ़ोन्स होती हैं तो उसमें एक सेट चार्जिंग पॉइंट होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल फ़ोन है वो 100% चार्ज है और मुझे उसी बैटरी को पूरा दिन चलाना है। और उसी तरह हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारी एक पर्टिकुलर बैटरी होती है जिसको हमें पूरा दिन जिसके साथ हमें चलना होता है। अब क्या होता है कि जब मोबाइल फ़ोन में हमारी बैकग्राउंड्स में कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रही होती हैं, चार्जिंग को, तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि फ़ला फ़ला ऐप आपके चार्जिंग को ड्रेन करिए, तो आप उन्हें क्लोज़ करें। बिल्कुल इसी तरह हमारी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमें वो रेड सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई ये बंदा हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम उस इंसान को निगलेक्ट नहीं करते, हम फिर भी उनको टाइम देते हैं और वो सारी चीज़ें देते हैं। फिर एट द एंड क्या होता है, हमारी चार्जिंग हो जाती है ख़त्म, और जब हमें अपना कोई काम करना होता है या मी टाइम स्पेंड करना होता है या पढ़ना होता है या अपने लिए कुछ भी करना होता है तो हमारे पास बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं होती। बिल्कुल। ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन एग्जाम्पल दिया। जैसे आपने जो राइटिंग वाली बात कही तो इससे वाकई मैं एग्री करती हूँ कि क्योंकि हम जब लिखते हैं ना, हमें पता है कि भाई इधर कोई जज नहीं कर रहा, हम दिल की बातें कह रहे हैं, तो कोई बुक ये नहीं सोच रही कि नहीं इसने ऐसा क्यों लिखा, इसने ऐसा क्यों कहा। हम फिर भी जैसे ह्यूमन हैं हम वैसे ही रहेंगे, तो लिखने से बोझ हल्का होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नाजरीन, अगर आप सब भी बहुत ज्यादा आपको आदत है किसी को यस कहने की और अगर आप बाद में फिर रिग्रेट करते हैं तो आप सब भी राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उससे वाकई में बहुत बेहतर फील होता है और आपको बुक्स जज भी नहीं करती, बुक्स आपकी जेन्युइनली बेस्ट फ्रेंड्स बन सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जब वाकई सबको अपना 100% देती हैं तो उस टाइम जाहिर है आपकी जो नेचर है, आपकी अम्मी की भी ऐसी नेचर है, तो आपके बाबा को तो वैसे ही पता होगा, आपकी बहनों को भी पता होगा घर में, तो क्या फैमिली जब देखती है ये सब चीजें तो वो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं या वो आपको एडवाइजेस क्या देती हैं? मेरी फैमिली को क्योंकि जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी तरफ से काइंड होने की, हेल्प करने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर सामने वाला उसको फॉर ग्रांटेड लेता है या फिर उसको वैल्यू नहीं करता या फिर ओवर एक्सेस मुझे ड्रेन कर रहा होता है, तो फिर मुझे कोई ऐसा चाहिए होता है जिसको मैं सारी जाके बातें बताऊँ, तो फिर मैं अपनी अम्मी को, अपनी बहन को बताती हूँ और उन्हें पता है मेरी नेचर। तो अम्मी तो मुझे ऐसा कुछ कहती नहीं क्योंकि वो भी ऐसी है, हाँ, तो वो मुझे कुछ नहीं कहती। बाकी मेरी बहन जो है वो मुझे बहुत समझाती है, मुझे बताती है कि यहाँ तुम्हें ये रिस्पॉन्ड देना चाहिए था, तुमने नहीं दिया, इसकी वजह से ये हुआ। फिर मैं ऐसे बड़े प्रॉमिसेस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगी। वो मुझे बस ये कहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बात करो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे बोलो। तो फिर मैं उससे बड़े प्रॉमिसेस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम करूँगी, पर मैं फिर से नहीं कर पाती। अच्छा, अक्सर वाकई मेरे साथ भी ऐसे होता है कि कभी कोई कुछ काम कह देते हैं, कभी कुछ, और मेरी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, पर मुझे डर होता है, मैं अगर कभी कोई बड़े भी हमसे होते हैं तो डर लगता है कि अगर हम उनको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी तो ऐसे नहीं हो कि वो माइंड कर लें कि ये कैसी है, इसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, ऐसे नो बोल रही है। तो कभी आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि फ्रेंड्स को तो चलो हम फिर भी एट सम पॉइंट में भी सीख लें, एट सम पॉइंट में भी, हालांकि दैट्स ऑल्सो वेरी हार्ड, पर अगर कोई बड़ा हमें मना करे, किसी कोई काम के लिए बोले, तो हम उनको जब मना करें, कभी हमें मना कर आपको दिल किया हो कि नहीं आप ये ना करें, बट आप ना कर पाए हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि जब आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर किसी को यस करता है तो ये बात सबको पता होती है कि नहीं इसको तो मैं कुछ भी कहूँगी, ये तो मुझे हाँ ही कहेगी, तो फिर लोग आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मेरे कुछ जैसे फैमिली गैदरिंग्स हो गई तो दे नो कि आमना ये काम कर लेगी, तो मुझे काम दे दिए, जबकि मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं होती करने की, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये कि वो मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हें ना कैसे कहूँ, दूसरा ये कि मैं हमेशा यस कहती हूँ, ना कहती नहीं हूँ।
तो ऐसे चीज़ें। तो मतलब हम सारे जो नुकसान होते हैं वो हम अपनी ज़ात को देते हैं, लाइक ये बात है। और आई ट्रूली बिलीव कि अगर हम वाकई खुद खुश नहीं है अंदर से तो हम बाकियों को कैसे खुश रख सकते हैं। मे भी रख भी सकते हैं, लेकिन अगेन वो चीज़ कहीं ना कहीं फेस पे आ जाती है। और एक्शंस में भी हम कोशिश करते हैं हम 100% दें, बट अगले बंदे को पता चल जाता है कि नहीं, ये इसका 100% नहीं है, ये इससे बेहतर कर सकता था, क्योंकि वो आ जाता है हमारे तरीके में, हमारे एक्शंस में। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये तो आप सब ने जो बातें बताई, ये थी या अभी भी है? लाइक आज ये जो आमना मेरे सामने बैठी है, ये अभी भी ऐसी हैं या अब ये कह देती हैं नो? नहीं, अब मैं कह देती हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की है मैंने कहने की, और अब मैं कहती हूँ। अच्छा, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम ये भी जानेंगे कि ये नो अब जो कहती हैं, तो ऐसा क्या हुआ इनकी जिंदगी में कि जिनसे इनमें ये फाइनली एक करेज आया कि हाँ भाई, शी कैन से नो एंड शी नोज कि शी सेइंग नो डज नॉट मेक हर अ बैड पर्सन। बट ये जानने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। पाकिस्तान कॉलिंग के मेहमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कश्मीर की जंगे आज़ादी के मुजाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद इफ्तिखार अहमद, तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री। पैवस्त शजर से उम्मीद बहार रख। पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है और पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है। Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. झूठ और फरेब इस दौर में रद्द कुफर। पाकिस्तान कॉलिंग। वेलकम बैक टू माई शो दिल खोलकर। तो बातों का सिलसिला जारी करते हैं। ये मैं बता रही थी कि कैसे अब इन्होंने ये सोच लिया है कि अब ये नो बोलेंगी। सो लेट्स फाइंड आउट। तो आमना जी, डॉक्टर आमना जी, अब आप बताएं कि फिर ऐसा क्या हुआ लाइक आपके लाइफ में, क्योंकि जरूर कोई एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जब यू फाइनली रियलाइज कि भाई अब नो कहना है। तो ऐसा क्या था आपके लाइफ में जो हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि मैं शुरू से ऐसी ही हूँ, तो काफ़ी दफ़ा मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मुझे अब स्टेप लेना चाहिए और अब खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। पर फिर मैं इस डिनायल में थी कि यार मैं ना कहूँगी तो मैं सेल्फिश बन जाऊँगी, मैं अनकाइंड हो जाऊँगी, मैं मीन हो जाऊँगी। तो फिर जो है मैं एक्सेप्ट कर लिया था मैंने इस चीज़ को कि मैं ना नहीं कह सकती। मैंने बस खुद को ये समझा लिया था कि भले कुछ भी हो जाए मैं हमेशा यस पर्सन ही रहूँगी और मैं ना नहीं कहूँगी। फिर जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई, अभी मेरी हाउस जॉब चल रही है, तो हमारे हाउस जॉब में ऐसा होता है कि आपकी रोटेशंस होती हैं, फ्रॉम वार्ड टू वार्ड आपकी रोटेशन 2 मंथ्स में चेंज होती रहती हैं। तो मेरी एक जगह रोटेशन थी और वहाँ पर जो है हमें डिफरेंट बेड्स अलॉटेड होते हैं पेशेंट्स के, जो कि हमें करने होते हैं। लाइक एक दिन में आपको मैक्स 4 बेड्स अलॉटेड होते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रखते क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि प्रॉपर एक पेशेंट को टाइम दिया जाए और उनका काम हो जाए। तो इसी तरह मुझे भी जो है वो 4 बेड्स अलॉटेड होते थे उस वार्ड में। लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे वहाँ पर वो क्योंकि मैं अपनी काम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से मैं वो काम करती हूँ, तो उन्हें मेरा काम पसंद आता था। तो उन्होंने जो है मुझे 1-2 दफ़ा कहा कि आमना हमारे बेड्स भी कर लो, 1-2 हमारे बेड भी कर लो। तो मैं, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता था करना वो, इसलिए क्योंकि मेरे खुद के पेशेंट्स होते थे, हाँ। मुझे उनको प्रॉपर टाइम देना होता था। अब ज़ाहिर है जहाँ मैं 4 बेड्स करी हूँ, अगर मैं 6 बेड्स करूँगी तो मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे मसला होगा और आप तो अपने काम में बेस्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली हाँ। तो मेरे पेशेंट्स का टाइम कम हो जाता था मुझे उनको, तो मैं फिर भी उन्हें यस कह देती थी, बिकॉज एक वही फेयर के सीनियर है और दूसरा वही फेयर के हाउ कैन आई बी रूड टू दैम। तो खैर मैंने 1 दफ़ा ऐसा किया, 2 दफ़ा किया, देन वो एक हैबिट बन गई कि डेली मुझे अपने भी और उनके बेड्स भी कुछ कुछ करने होते थे। तो वैसे तो सब सही चल रहा था, मैं मैनेज कर लेती थी, मुश्किल होता था बट
करना था। और वो आपको option- फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट यू वर लाइक ठीक है चलो हाँ। कोई बात नहीं, काइंड रहना है। सही। एग्जैक्टली और मुझे इस बात का एहसास तब हुआ कि वो मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जब मेरा लास्ट डे था उस वार्ड में और मैं पोस्ट कॉल थी ना। पोस्ट कॉल का मतलब ये होता है कि आप 30 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हो, यानी आप सुबह 8 बजे अगर गए हो हॉस्पिटल तो नेक्स्ट डे 12 बजे आपको ऑफ मिलेगा। Oh my God. मीन वाइल 30 आवर्स आपको हॉस्पिटल में ही स्टे करना पड़ता सही। है। तो मैं पोस्ट कॉल थी, यानी मैं 30 आवर्स की ड्यूटी कर चुकी थी और 12 बज चुके थे, तो मुझे घर जाना था। सॉरी, एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, हमारे पास लाइव कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक। आपका नाम? मेरा नाम आयशा है। अच्छा आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आप जैसे व्यूअर्स की वजह से ही हमारे शो ज़्यादा लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे आपको बताना है कि आपका शो इतना अच्छा है, मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी कि वेडनेसडे आए और मैं आपके शो में कॉल करूँ, आपसे बात कर सकूँ। हर बच्चे वेडनेसडे आपका शो इतना अच्छा होता है, हर एपिसोड में एक नई कहानी होती है और सबको मजा आता है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम ग्लैड कि आपको मेरा शो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपके पास कोई सवाल है हमारी आज की गेस्ट के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपका लाइव देख रही थी और ये टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत रिलेटेबल है। और मैं आपकी गेस्ट से एक सवाल करना चाहूँगी कि उन्होंने बात की कि कैसे वो दोस्त को किसी बात के लिए मना करते थे तो क्या उनका रिएक्शन होता था, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगी कि अक्सर हमें घर वालों से, जो रिश्तेदार हैं, हमारे खाला फूफी वगैरह कजन, अगर वो कोई सवाल पूछते हैं, कोई बात बोलते हैं तो हमें ना करते वक्त थोड़ी झिझक होती है और हम ना नहीं कर पाते। एक डर होता है कि वो क्या हमारे बारे में सोचेंगे या हमें ताने देंगे या हमारे बारे में बुरी इमेज क्रिएट कर देंगे, तो हम उसको कैसे ओवरकम करें और उनको ना कैसे करें? उनको ना करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपना वैलिड रीज़न उन्हें बताओ कि अगर आप ना कर रहे हो तो इस वजह से कर रहे हो। एंड आई एम श्योर कि अगर वो समझदार होंगे और वो इतने आपके साथ अटैच्ड भी हैं और सच में मतलब अंडरस्टैबल हैं और बड़े हैं, तो वो ज़रूर समझेंगे कि आप जो है किसी ऐसी बात पे ना नहीं कर रही, आपके पास एक सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से आप ना करें। एंड लेट देम नो कि व्हाट मेक्स यू कंफर्टेबल या किस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि जितना आप कम्युनिकेट करोगे अपने बारे में, आई थिंक उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। जी, आपका मशवरा बहुत अच्छा है, मैं नेक्स्ट टाइम उसे यूज करूंगी, अपने दोस्तों को बताऊंगी। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कॉलिंग। थैंक यू। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लव योर शो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बातों का सिलसिला जारी करते हैं। तो आप बता रही थी अपनी कहानी जिससे आपके लाइफ में ये चेंज आया। तो 30 आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है, तो फिर आपकी लास्ट आई थिंक थी, तो फिर क्या हुआ? मेरा उस वार्ड में लास्ट डे था और मैं पोस्ट कॉल थी और मैं सारे अपने बैड्स कर चुकी थी, सिर्फ एक बैड रहता था मेरा, बस उसे मुझे प्रेजेंट करना था, सिर्फ प्रेजेंट करना था। तो मैंने अपनी जो सीनियर थी जो मुझसे फेवर लेती थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि मैंने नींद नहीं की थी, नाश्ता नहीं किया था, उसके अलावा मुझे घर जाना था तो मेरा वैन का टाइम हो रहा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की विथ दैट एक्सपेक्टेशंस कि वो वेलकमली इसको एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि मैं उनको काफ़ी फेवर्स दे चुकी थी। तो मैंने उन्हें सिर्फ कहा कि आप जो हैं ये बेड कर लें, मेरा एक ही बेड है, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, लेट हो रहा है ये वो, तो आप कर लें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मुझे बिना सोचे समझे शी रिफ्यूज्ड। शी सेड नो, मैं नहीं करूँगी। आई वॉज लाइक बेगिंग टू हर कि प्लीज़ मेरा बैड कर लें, और मुझे आपकी देर हो तबीयत भी रही है। ठीक नहीं थी। हाँ। एग्जैक्टली, और उन्हें पता था मैं पोस्ट कॉल हूँ और पोस्ट कॉल का रूल होता है कि आपको आफ्टर 12 यू आर नॉट ऑब्लाइड कि आप जाके ड्यूटी करो। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, आप मेरा एक बैड कर लें। शी रिफ्यूज्ड। फिर उसके बाद मैं दूसरी के पास गई सेम होप्स के साथ देकर, एंड शी ऑल्सो रिफ्यूज। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन हर्ट हुआ और मैंने खुद को इतना ज़्यादा कहा कि वाई आई वॉज अवेलेबल फॉर देम व्हेन दे आर नॉट अवेलेबल फॉर मी। और आपको तो पता था ना कि वो आपसे एक आपका फ़ायदा ले रहे हैं, आप हमेशा यस बोल रही हैं, तो वो Yes. इसीलिए कह रहे हैं, उनके पास कोई जेन्युइन रीजंस नहीं थे। एग्जैक्टली।
तो फिर उस दिन के बाद से मैंने सारी चीज़ों को कंपाइल किया और फिर सोचा कि दे वर राइट एट देयर प्लेस, बिकॉज इट्स टोटली ओके टू से नो व्हेन यू डोंट वांट टू डू समथिंग। जो गलती थी वो मेरी थी, बिकॉज जब मुझे ना कहना था तो मैं ना नहीं कह पाई। मैंने उनको एक चांस दिया कि अच्छा ठीक है, आई एम द इजी गोइंग पर्सन, मैं कर लूँगी आपके काम, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं अगले बंदे को कि आपको ये चीज़ परेशान कर रही है या आप नहीं कर पा रहे, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। और अगर मैं यस ही कहती रहूँगी तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ें मुझे बॉदर कर रही हैं। इनफैक्ट वो तो बोलेंगे चलो ये यस बोल रही है तो बस इसको ही कह देते हैं, और हाँ, वो खुद exactly। भी अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा फ्री हो जाएंगे कि चलो इसको दे देते हैं। तो वाकई ये लेकिन मैं ये सुनने के बाद मैं ये बोलूँगी कि अक्सर हमारे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनके बाद हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको फिर वो पेशेंट करना पड़ा, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बट उस इंसिडेंट में भी ये बेहतरी अल्लाह ताला की छुपी थी कि जो चीज़ ये इनको एडवाइजेस भी मिली फैमिली की तरफ से कि आप नो कहना सीखें, लेकिन एक डर था, एक खौफ में, तो वो इंसिडेंट हुआ जिसने वो उनके लिए एक आई ओपनर सर्व हुआ कि भाई अब तो वाकई मैं भी नो कह सकती हूँ जब मुझे भी लोग नो कह रहे हैं। तो और मैं जब उनको बुरा नहीं समझ रही तो वो लोग भी मुझे बुरा नहीं समझेंगे अगर वो मेरे साथ सिंसियर और जेन्युइन होंगे। तो अच्छा, इसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब आपको नो कहना है, तो आपके लाइफ में कुछ हुआ इसके बाद कि जब आपने एक्चुअली में किसी को नो कहा हो कि भाई आप अवेलेबल नहीं हैं और बताई हो अपनी रीजनिंग? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ था, और प्रोफेशनल लाइफ में ही हुआ था और वार्ड में ही हुआ था। अब वो वार्ड तो मेरा ख़त्म हो गया, उसमें लास्ट डे था। फिर मैं जब नेक्स्ट वार्ड में गई तो वहाँ पर ऐसा था कि मेरी जो फेलो डॉक्टर थी वो कुछ दिन के लिए ऑफ पर थी ना, तो मुझ पे फिर उसका सारा, क्योंकि वो मुझे ही कह के गई थी, मुझे और मेरे साथ कुछ और डॉक्टर्स को कि आप मेरे बैड्स, क्योंकि हम एक दूसरे को कवर दे देते हैं, तो कुछ दिन मैंने उसको कवर दिया। फिर जो है जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब मैं बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रही हूँ, और मतलब इतना होता था कि मैं सुबह की जाती थी वार्ड में और मुझे 1:30 हो जाते थे और मैं वार्ड में ही रहती थी। तो जो है फिर मैंने जब देखा कि बाकी सब जो है जल्दी अपना काम करके वो पढ़ रहे होते हैं या बैठे हुए होते हैं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ स्टैंड लेना चाहिए। फिर मैंने अपनी जो हमारे सीनियर थे उनसे बात की कि इस तरीके से ये हो रहा है, आप मुझे कोई फेलो एचओ दें जिसके साथ मैं काम करूं। तो वहाँ पर मैंने अपने लिए बात की और मैंने काम करने से मना किया, जो कि मेरे लिए भी बेहतर था और जो पेशेंट्स थे उनके लिए भी बेहतर था। और ऐसा नहीं था कि आप हेल्प नहीं कर रहे थे, आपने कुछ टेस्ट करके देखा भी एंड देन यू रियलाइज्ड कि ये नहीं हो रहा भाई, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आई थॉट कि कुछ टेस्ट मैं करूँगी, कुछ टेस्ट कोई और कर लेगा, कुछ टेस्ट फिर कोई और कर लेगा, तो फिर ऐसा हो नहीं रहा था ना। वो सब मुझ पे थे कि ये कर रही है, ये कुछ बोल नहीं रही है तो यही करे। तो जब मैंने बताया कि मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है तब रियलाइज़ हुआ, क्योंकि वो गलत नहीं होते अपनी जगह, वो भी सही होते हैं, क्योंकि जो है उन्हें जब पता ही नहीं है कि जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, जब मैं खुद ही उन्हें बताऊँगी नहीं, तो फिर मैं वोकलाइज हुई और मैंने बताया कि हाँ ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। तो फिर नेक्स्ट डे से मेरे बेड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सही, इससे ये चीज़ भी पता चलती है कि नो कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं ये कह रही हूँ ना डॉक्टर आमना ये कह रही है कि कोई काम नहीं करना हो तो आप कह दो नो आई कांट डू इट। नहीं, आप उनको बताओ कि यार ये बात है, प्लीज समझो, मैं ये नहीं कर सकती। लाइक प्यार से आराम से उसको समझाओ और फिर वो अगर समझना चाहेगी तो डेफिनेटली समझेगी। अच्छा, इसके साथ एक ये भी आते हैं कि जब हम चाहते हैं कि अगर हम लोगों को नो बोलें तो वो माइंड नहीं करें, अंडरस्टैंड करें, तो ऑब्वियसली लोग भी हमें नो बोलते हैं। तो आपके साथ अभी जब ये जो आपने स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो उसके बाद आपको किसी ने नो बोला हो, और क्योंकि पहले आप भी नो नहीं कहती थी तो आपको शायद बुरा भी लगता होगा कि आपको नो लोग कह रहे हैं, अब आपको अगर किसी ने नो कभी बोला हो तो आपने खुद फिर इस चीज को पॉजिटिवली लिया हो कि हाँ अगर ये नो बोल रही है तो कोई बात नहीं, अब भी मेरी दोस्त है, अब भी अच्छी इंसान है, बट कोई रीजन होगा। तो इसकी कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल तो अभी नहीं है सच, लेकिन हाँ ये है कि जब से मैंने नो बोलना स्टार्ट किया तब से मैंने खुद को ये भी समझाया कि अगर मैं नो बोल सकती हूँ ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो जब मुझे अपनी ऑरा में ऐसा स्पेस क्रिएट करना है कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, मेरी दोस्तें हैं या मेरी कोलीग्स हैं, जो भी हैं,
वो मुझे आसानी से नो कर सके, ना सिर्फ काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर उन्हें कहती हूँ कि यार मुझे तुमसे जो है मिलना है या जो है ऐसी गॉसिप्स करनी है और वो पढ़ रहे हैं या उन्हें कोई ऐसा ज़रूरी काम है, तो वो मुझे ना कह सकते हैं, मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती वो खुद को इंगेज ना करें। तो मैंने उसी दिन से डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं खुद ना कहूँगी तो मैं ना एक्सेप्ट भी करूँगी, यानी कि अगर मुझे कोई ना कहे तो मैं माइंड नहीं करूँगी, आई विल गिव देम टोटली स्पेस कि हाँ ठीक है आप अगर ना कह रहे हो तो भले वो मुझे रीज़न ना भी बताए, एक्सप्लेन ना भी करे, मैं समझ जाऊँगी कि हो सकता है एनर्जी ना हो सकता है कोई और मसला हो, लेकिन मैं जो है वो मेरे दोस्त भी रहेंगे, मेरी नज़र में वही वैल्यू रहेगी और मैं फिर उनको उसी चीज़ के लिए अप्रोच कर सकती हूँ। माशाल्लाह, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव अप्रोच एंड आई मस्ट से दैट आई एम प्राउड ऑफ यू कि ना कि आप ये चीज़ खुद इम्प्लीमेंट कर रही हैं बट आप दूसरों से भी फिर वही एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं जाने से पहले अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि वो हमारी यूथ को, जो हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं, उनको कोई एडवाइस दे दें। एडवाइस मैं ये दूंगी कि अपनी फीलिंग्स के लिए हमेशा बात करना ज़रूरी है, वोकलाइज़ करें, अपने आप को दबाकर नहीं रखें, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक लोग समझेंगे नहीं। जब तक आप एब्जॉर्ब करते रहेंगे चीज़ों को, नोबडी विल एवर केयर कि आप क्या महसूस कर रहे हो। तो जब आपको लगे कि हाँ अब ये चीज़ मेरे लिमिट से बाहर है, तो यानी कि अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दें, हर चीज़ को उस बाउंड्री के अंदर रखें। जैसे हमें हमारा रिलीजन भी यही कहता है कि हर चीज़ के म्यान रवि के साथ रखो ना, किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा होता है। तो इसी तरह काइंड होने का, हेल्प करने का या अवेलेबल होने का एक्सेस भी बुरा है, इन सेंस कि वो आपको ड्रेन करता है। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने इर्द गिर्द बाउंड्री बनाएं और जब भी आपको लगे कि आप कैपेबल नहीं हैं, आप वो बाउंड्री कोई और क्रॉस कर रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई इंसान कोई ऐसी हेल्प मांग रहा है जो उस बाउंड्री से बाहर है, तो आप उसके लिए बात करें और उनको ना कहें, और विदाउट मेकिंग योरसेल्फ फील गिल्टी कि मैं बुरी इंसान बन जाऊंगी। आप बिल्कुल बुरे इंसान नहीं बनेंगे, आप तब भी अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है, एंड दैट्स व्हाट थिंग मैटर्स, कि आपके अंदर क्या है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू। जाने से पहले मैं भी कुछ कहूँगी। सेइंग नो डज नॉट मीन यू आर वीक, सेइंग नो डज नॉट मीन यू आर सेल्फिश, saying no does not mean that you love less, and saying no does not mean that you are a bad friend, but saying no means that you are looking after yourself today so that when you say yes tomorrow you can do that something in a better way. तो आप सीखें कि नो कहना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई आपका बड़ा कुछ कह रहा है कि प्लीज़ ये काम कर दो, तो आप उसको ब्लंटली ना नहीं कहें, उसको आप रिस्पेक्ट के दायरे में समझाएं कि आप क्यों ये चीज़ नहीं कर सकते। पहले तो आप कोशिश भले करें, आप वो कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प करें, हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन आप देख रहे हैं अगर वो हेल्प आपको मेंटली ड्रेन कर रही है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो बेशक आप उनको मना करें, बट पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफ़िज़।